हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू लर्न विद एसपी सर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट जुलाई 2026 की। यूपी टेट का जो पेपर आपका 23 जनवरी 2022 को हुआ था, इसमें जो एसएसटी का जो पोर्शन था, एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन आए थे, उनको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्लास के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आने वाला यूपी टेट का एग्जाम कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनकी लैंग्वेज क्या रहेगी, लेवल क्या रहेगा, किस तरह से हमको तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे इन क्वेश्चंस को देख करके, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 23 जनवरी 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, इनको हम लोग विधिवत तरीके से समझेंगे और एनालिसिस भी करेंगे, कौन सा ऑप्शन क्यों सही है क्यों गलत है, विधिवत तरीके से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और या फिर उड़ीसा में। देखिए, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लास्ट में हमको बताना कि सर हमारे इतने क्वेश्चंस इसमें सही हुए हैं। ठीक है, तो भिलाई इस्पात कारखाना जो आपका है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्यारे दोस्तों, कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में। यदि जिला, देखिए जिला भी याद रखिएगा, किस जिले में? तो दुर्ग जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, इसलिए ऑप्शन जो आपका सेकेंड है वहां राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। कहता है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? देखिए, संगमरमर क्या ये अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट, शैल या फिर ग्रेनाइट, कौन है जो अवसादी शैल का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा हमारा शैल। क्या हो जाएगा? शैल। ठीक है, ये क्या है? ये अवसादी शैल का उदाहरण है। बाकी अगर हम बात करें संगमरमर की, तो ये आपका जो है चूना पत्थर से संगमरमर बनता है और ये कायांत्रित शैल का उदाहरण हो जाएगा। किसका? कायांत्रित शैल का। ठीक है, जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में बदल जाती है, ये भी कायांत्रित शैल का ही उदाहरण है। ठीक है, ग्रेनाइट की बात करूं तो ये आग्नेय शैल का उदाहरण है। ठीक है, यदि आपने हमारी सीटेट की क्लासेस देखी होंगी एसएसटी की, तो आपको पता होगा। तो ध्यान रखिएगा, संगमरमर और स्लेट ये दोनों कायांत्रित शैल के उदाहरण हैं, क्योंकि चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है और चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। ग्रेनाइट आपका ये आग्नेय शैल का उदाहरण है। प्यारे दोस्तों, अवसादी शैल का उदाहरण शैल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। कौन? आग्नेय और अवसादी शैल जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किसमें? कायांत्रित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चिकनी मिट्टी किसमें? स्लेट में, और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? कायांत्रित शैल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली 110% पूछा जाएगा। शैल लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इन छोटे कणों को ही अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करके जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ यानी कि मजबूत नहीं होते। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। किसकी परत? शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसादी शैल कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा भाई, आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए। आंसर गलत होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो पता लगेगा कि हमें कितनी तैयारी की जरूरत है, हम कितने पानी में, हमारी औकात क्या है। ठीक है, हम 60 में से कितने लाने में सक्षम है। आपको पता है यूपी टेट 5 साल बाद होने जा रहा है, आगे कब होगा कोई अता पता नहीं है, इसलिए ये यूपी टेट क्रैक करके यूपी में आने वाली टीचर वैकेंसीज में अपनी सीट पक्की करिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके यूपी टेट की बेहतरीन तैयारी करिए। क्वेश्चन कहता है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। द टेल ऑफ कॉमेट, किसकी? कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स किधर होती है? पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा किधर होती है? सूर्य से दूर होती है, सूर्य की ओर होती है, उत्तर पूर्व की ओर या फिर दक्षिण पूर्व की ओर होती है। आपको हम बता दें तो कॉमेट जो है अवे फ्रॉम द सन, सूर्य से दूर। प्यारे दोस्तों, कहाँ? सूर्य से दूर। धूमकेतु की पूंछ सूर्य की विकिरण दाब यानी रेडिएशन प्रेशर
और सोलर विंड के कारण हमेशा सूर्य से दूर की ओर इशारा करती है। आई बात समझ में? सूर्य से दूर की ओर इशारा करती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। मैं जितना हो सकेगा उतना एक्सप्लेन करके आपको समझाता चलूंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? नत्ती लंब घाटी, सम पनती, या फिर हॉगबैक, या फिर ग्राबेन? कौन है जो भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित जो है वह क्या हो जाएगा? ग्राबेन आपका जो है वह भ्रंश से संबंधित है। अच्छा, भ्रंश क्या होता है सर ये बता दीजिए। भ्रंश का मतलब देखिए, जब पृथ्वी की चट्टानों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वे टूट जाती हैं और उनका कुछ पार्ट ऊपर नीचे या आगे पीछे खिसक जाता है। कोई पार्ट है ये जो है ये ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे क्या होता है? खिसक जाता है। इसी को भ्रंश कहते हैं। कुल मिलाकर चट्टानों का टूटना और खिसकना ही भ्रंश कहलाता है। अगर दो दरारें पड़ जाएं, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, और बीच में दरार पड़ गई है। अगर दो दरारें पड़ जाएं और बीच वाला हिस्सा नीचे बैठ जाए, बीच वाला हिस्सा नीचे बैठ जाए, तो वही हिस्सा ग्राबेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राबेन। तो दो भ्रंशों के बीच का नीचे धंसा हुआ भाग ग्राबेन कहलाता है, इसलिए भ्रंश से संबंधित है हमारा ग्राबेन। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? बताइए भाई। अरबिया, अटाकामा, गोबी या कालाहारी? कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल आपका इसमें से नहीं है? तो वो हमारा गोबी हो जाएगा। ठीक है, गोबी ये मरुस्थल शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट क्षेत्र में स्थित है। ये उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल नहीं है। ठीक है, तो गोबी कैसा है? ये शीतोष्ण टेम्परेट क्षेत्र में स्थित है, बाकी सारे उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए। भाग 2, भाग 1, भाग 3 या फिर भाग 4? कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंध रखता है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार से संबंध रखता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक है, तो भाग 3 मौलिक अधिकार। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाग 3 ये कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो क्या बताओगे? तो आप बता देना ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका। भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों का भाग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतनी बात क्लियर है। भाग 2 की बात कर ले भाई। इसमें क्या है? देखिए, जो भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? नागरिकता से संबंधित है। ये निर्धारित करता है कि भारत में नागरिक कौन है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और इसे कैसे खोया जा सकता है। इसकी बात किस में होती है? भाग 2 में होती है। आइए भाग 1 को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक की बात करते हैं इसमें। ठीक है, ये संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 4 की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है हमारा भाग 4। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा भाग है, तो वो भाग 4 है। ठीक है, बात क्लियर। मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 जो कि संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इतनी बात क्लियर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत बढ़िया। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु यानी कि पंचायती राज को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? बताइए भैया, कौन सा हुआ था? 42वां, 44वां, 42वां, 73वां या फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ था? तो आपको हम बता दें वो हुआ था हमारा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये कब? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है,
इसके द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे मजबूत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें 44वां संविधान संशोधन जो था ये कब हुआ था, तो ये 1978 में हुआ था प्यारे दोस्तों। कब हुआ था? 1978 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में किया गया था। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था इसमें। और ये तो सबको पता ही होगा 86वां संविधान संशोधन, इसको हम लोग खूब पढ़ते हैं क्योंकि इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21A इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो सारे क्लियर हो गए। ऑप्शन आपका सी जो है वह राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, द हेग या फिर पेरिस में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ? द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ये आपका समवर्ती सूची में शामिल है सर। किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब यह है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, अगर हम संघ सूची की बात करें तो जिन विषयों का नाम संघ सूची में होता है उन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्यों को उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, संघ सूची सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है इस पर। ओके, राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची देखिए जिन विषयों का नाम राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में होता है उन पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ओके, राज्य सूची का मतलब केवल राज्य सरकार का ही अधिकार है इस पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में और बढ़ जाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? बताओ भाई। अनुच्छेद 49, 48, 50 या 51 कौन है जो विदेश नीति से संबंधित है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। ठीक है, किससे संबंधित है? विदेश नीति। विदेश नीति का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए, विदेश नीति का मतलब यह है कि जो यानी कि भारत दुनिया के सभी देशों के साथ शांति और दोस्ती बनाए रखे, यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है अनुच्छेद 51। ठीक है, देशों के बीच जो झगड़ा है उसको बातचीत से सुलझाने की कोशिश करे, इसकी बात है अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों का सम्मान करे। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 51 विदेश नीति में शांति और फ्रेंडशिप यानी मित्रता और बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करे। ऑप्शन डी राइट हो जाता है यहाँ पे हमारा। आगे बढ़ते हैं। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है भाई? ये क्वेश्चन कौन बताएगा? तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? अच्छा, इसमें एक बात हो, इसमें कुछ ये रह गए हैं। जैसे अब अनुच्छेद 51 है, ये किससे संबंधित है? किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 51 जो है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित है। ये अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो जितने भी प्राचीन हमारे स्मारक हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं और जो भी महत्वपूर्ण स्थल है उनकी रक्षा करे। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 49 जो है ये ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो ये न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा जाए, इसकी बात करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कुछ भी छूटे नहीं कहने का मतलब है, आप हर ऑप्शन को क्लियर कर लीजिए। फिर क्वेश्चन कहता है तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है भाई? देखिए, तापक्रम विलोमता क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। ये कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ेगी तापक्रम बढ़ेगा, ये कह रहा है ऊंचाई बढ़ेगी तापक्रम घटेगा। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर रहेगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अस्थिर रहेगा। तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे तापक्रम विलोमता का मतलब है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम भी बढ़ेगा। इसमें ज्यादातर बच्चे पता है किसमें आंसर टिक करके आते हैं? ऑप्शन बी में।
बच्चे समझता है कि तापक्रम विलोमता का मतलब है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है। क्योंकि देखिए विलोमता का इन्वर्जन का मतलब होता है सामान्य स्थिति के अपोजिट हो जाना, जो नॉर्मल सिचुएशन है उसके अपोजिट हो जाना। तो सामान्य नियम क्या कहता है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, लेकिन तापक्रम विलोमता अगर आ गया है तो तापक्रम विलोमता में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान जो है वो घटने की जगह बढ़ता है, तापमान घटने की जगह बढ़ता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ेगा। कुल मिलाकर के अगर नॉर्मल कंडीशन है ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, यदि टेम्परेचर इन्वर्जन की बात हो रही है तो ऊंचाई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए, कहता है निम्न जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? भाई बताइए, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर? कौन है जो रिहंद परियोजना से संबंधित है? आपको बता दें गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये रिहंद परियोजना से संबंधित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बनी है। कहाँ बना है ये प्रोजेक्ट? रिहंद नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस बांध के पीछे जो बड़ा एक तालाब बना है या जिसको जलाशय कहते हैं वो गोविंद वल्लभ पंत सागर उसको कहा गया है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो क्या बाउंड्री है, जो सीमा है उसके पास स्थित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर गांधी सागर जवाहर सागर की बात करूं तो गांधी सागर और जवाहर सागर दोनों ही चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? ये दोनों चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है और चंबल नदी पर स्थित है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में, आगे बढ़ जाइए। शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, जम्मू एवं कश्मीर में, सिक्किम का या फिर हिमाचल प्रदेश का है? ये तो बताइए कहाँ है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ओके, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, किन्नौर जिला जो है हिमाचल प्रदेश का, जो किन्नौर जिला है उसमें भारत और चीन की सीमा पर स्थित है शिपकीला पर्वतीय दर्रा। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। उत्तराखंड की बात कर लो, उत्तराखंड जो है यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, तो जैसे नीति पास हो गया, लिपुलेख हो गया, ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा जोजिला हो गया, बहुत प्रसिद्ध है, बनिहाल है, खारदुंगला है ना, और वो आते हैं हमारे सिक्किम का जो प्रसिद्ध कोई दर्रा अगर बताइए, जैसे नाथुला हो गया, जेलेपला हो गया, वो हमारे सिक्किम के हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन पूरे 60 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन पेडागोजी के मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई एक आध क्वेश्चन पेडागोजी मिलेगा, नहीं तो सब रट्टा मारने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना कर लीजिए। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? अगर आप एसएसटी के टीचर हैं, सोशल साइंस के टीचर हैं, तो आपको टीचिंग मेथड्स का ज्ञान होना चाहिए कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए किस प्रकार की टीचिंग मेथड का हमें प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो बच्चों से हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करवा रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है, हम किस तकनीक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कुल मिलाकर के ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें यहाँ पे था इनमें से कोई नहीं, तो फिर इसका 1 नंबर सबको मिला था, चाहे उसने किसी भी ऑप्शन को टिक किया हो। ठीक है, वो नंबर सबको मिला था। हमने यहाँ पे सही लिख दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। यहाँ पे भूगोल शिक्षण हेतु, भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? मानचित्र है, कैलेंडर है, फ्लैश कार्ड है, बैरोमीटर है। बताइए, आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो सबसे बेस्ट क्या होगा आपके लिए? भूगोल शिक्षण हेतु ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट होता है हमारा मानचित्र। हालांकि ग्लोब भी होता है, लेकिन ग्लोब से बेहतर हमारा मानचित्र है। ठीक है, देखिए भूगोल शिक्षण में क्या है
कि इसमें स्थान बताना होता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस कितनी है, वहाँ पे नदी है, पहाड़ है, झरना है, पठार है, क्या है, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए मानचित्र सबसे अधिक उपयोगी सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाता है हमारा। ठीक है, अब जैसे कैलेंडर है भैया, तो ये तो समय बताने के लिए है, भूगोल की कोई सामग्री है नहीं। फ्लैश कार्ड ये सामान्य टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। बैरोमीटर तो वायुदाब मापने का उपकरण है, वायुदाब एयर प्रेशर मेजरमेंट का उपकरण है बैरोमीटर। यहाँ पे भूगोल शिक्षण में इसका कहीं रेयर केस में यूज होता हो, लेकिन ये मेन नहीं है, मुख्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अब अगर मानचित्र की बात आई है तो यहाँ से भी थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मानचित्र हमारे कितने होते हैं, देखिए हमारा एक तो भौतिक मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है, थीमेटिक मानचित्र होता है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं, एक बार नजर डाल लीजिए। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर दिखाए जाएं वो भौतिक मानचित्र। ठीक है, राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगर मानचित्र में राज्य दिखाए गए हैं, नगर की बात हुई है, शहर दिखाए गए हैं, गांव दिखाए गए हैं, तो वो हमारा राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। थीमेटिक मानचित्र की अगर बात की जाए, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, ये सब थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ओके, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, मानचित्र के कितने घटक हैं? मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, एक चीज और आपसे पूछ लेता है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र की विशेषता और बड़े पैमाने वाले मानचित्र की विशेषता। ध्यान दीजिएगा, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। और बच्चे इस क्वेश्चन में आंसर पता क्या लगाते हैं? बड़े पैमाने वाला मानचित्र, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप, देश को कागज पर दिखाना होगा तो हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाना होगा तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जब छोटे क्षेत्रफल को दिखाना होगा तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? फिर से पढ़ लीजिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर जमीन के 500 किलोमीटर को दिखाता है। अगर आपने मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई है, इसका मतलब वहाँ पे जमीन 500 किलोमीटर की बात हो रही है। ठीक है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी कई बार पूछ लिया गया है कि यदि मानचित्र पर आपके गांव को दिखाया गया है तो वह कौन सा मानचित्र होगा, छोटे पैमाने वाला या बड़े पैमाने वाला? तो अगर गांव या शहर दिखाया जा रहा है तो वहाँ बड़े पैमाने का उपयोग होगा। जैसे अगर नीचे ज़मीन अगर 500 मीटर की दूरी दिखानी है तो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नीचे लिखी है, ये रही बहुत इंपॉर्टेंट। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, कौन से मानचित्र अधिक जानकारी देते हैं, बड़े पैमाने वाले या छोटे पैमाने वाले? तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने इसको इतना डिस्कस कर लिया। चलिए फटाफट चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय पाणिनि, वेदव्यास, शुकदेव, वाल्मीकि। ये आंसर तो आपको सबको आता होगा। देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो वो थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक महर्षि पाणिनि थे। ये संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है अष्टाध्यायी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? महापद्मनंद के राज्यकाल में, उभयभद्र, शिशुनाग या कालाशोक? किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए ये हुआ था हमारा
कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजन ये कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। अगर पूछे हुआ कहाँ था तो ये वैशाली में हुआ था सर। कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था और ये कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैसे ये उसने पूछा द्वितीय बौद्ध संगीत, ठीक है भाई, पिछली बार उसने द्वितीय बौद्ध संगीत पूछा, इस बार हो सकता है तृतीय पूछ ले या प्रथम पूछ ले, इसलिए हमने इसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत जो है ये 483 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? राजगृह में। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगृह में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। किसके शासनकाल में? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ और ये राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत, जैसा भी ऊपर प्रश्न पूछा गया, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ और यह कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी थे। आपसे अध्यक्ष नहीं पूछेगा, आपसे स्थान, शासनकाल पूछेगा। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईसा पूर्व हुआ था। कहां? अशोक के शासनकाल में और पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और यह अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ और इसकी अगर बात करें तो एक कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी और इसके शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो इसको तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको जो है ऐसे आप जो है ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। ओके, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी आपको ये मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे। तो हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये जो PDF वगैरह कुछ होती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सारी वहाँ मिल जाएंगी आपको। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में। कहाँ करवाया था? तो देखिए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण जो करवाया था वह फतेहपुर सीकरी में करवाया था सर। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। कब करवाया ये बता दो? 1575 ईस्वी में करवाया था। यह अलग अलग धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चाएं की जाती थी। ओके, आगरा में क्या फेमस है बताओ हमको? आगरा में आपको पता है, आगरा में ताजमहल प्रसिद्ध है। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में क्या फेमस है? लाल किला, इसको भी शाहजहां ने बनवाया था। सिकंदरा में क्या फेमस है? सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। कहाँ? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण, अच्छा ये जो अकबर का मकबरा था जो कि सिकंदरा में है, इसका निर्माण तो अकबर ने शुरू करवाया था लेकिन इसे उसके पुत्र जहांगीर ने पूरा करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1828 में, 1873 में, 1897 में। बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखिए आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में हुई थी सर। कब हुई थी? 1875 में। किसने करवाई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, लगभग 10 अप्रैल 1875 को। ठीक है, कहाँ की गई थी अगर ये पूछ ले तो बम्बई लिख देना, जो कि अब मुंबई है। तो कुल मिलाकर के आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी, ऐसे इसको याद रख लो। ठीक है, अच्छा भैया 1828 को क्या हुआ था? 1828 को सर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो 1828 में हुई थी, राजा राममोहन रॉय ने की थी। कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। ठीक है, इतनी बात ध्यान है। चलिए अब सी ऑप्शन की बात कर लीजिए। 1873 में क्या हुआ था? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ओके, कहाँ की थी? पुणे में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1897 किससे जुड़ा हुआ है? 1897 में जुड़ा हुआ है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। ठीक है, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कहाँ हुई थी? बेलूर मठ यानी कि कोलकाता के पास पश्चिम बंगाल में हुई थी। ठीक है, सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। आगे बढ़ जाइए। चलिए, अच्छा अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना है या रामकृष्ण मिशन की है या सत्यशोधक समाज की स्थापना, ऐसे। इसलिए इसको बढ़िया से याद रखना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। चलिए अगला प्रश्न, 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित
नहीं है? बताइए कौन नहीं है भाई उसमें? राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां या फिर सूर्य सेन? आपको मैं बता दूं कि राजेंद्र लोहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां ये सभी काकोरी कांड से संबंधित हैं, लेकिन सूर्य सेन जो है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सबसे उपयुक्त है? क्या दिखाना है भैया? महाद्वीपों का अनुपात दिखाना है, महाद्वीप का क्षेत्र दिखाना है, उसका आकार दिखाना है। इसके लिए बेस्ट क्या होगा? विश्व का प्राकृतिक मानचित्र बेस्ट रहेगा, राजनीतिक मानचित्र दिखाए बेस्ट रहेगा इसके लिए, ग्लोब, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, वास्तविक आकार और सही अनुपात दिखाने के लिए ग्लोब सबसे बेस्ट है सर। क्या? ग्लोब सबसे बेस्ट है। अगर महाद्वीपों का अनुपातिक क्षेत्र दिखाना है, आकार दिखाना है, तो ग्लोब इज द बेस्ट वन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? डिस्कशन मेथड, टूर मेथड, स्टोरी मेथड, या फिर नन ऑफ दिस? तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है टूर मेथड, कि आप बच्चों को ले जा करके चीज़ों को दिखाएं। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा टूर करता है, भ्रमण करता है, तो अगर आपको किसी नदी, नाले, पहाड़, झरने, है ना, इन सब चीज़ों को बारे में दिखाना है, तो बच्चों को वहाँ ले जा करके आप अगर दिखाओगे तो बच्चा एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, उसको टच फील करके देखता है, तो वो उसको जल्दी सीखता है। इसलिए टूर मेथड बेस्ट है ज्योग्राफी के लिए। नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरने सब दिखाने के लिए टूर मेथड कराओ, अपनाओ। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? मानचित्र को समझने की जो सर्वव्यापी भाषा है उसको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स, रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है, रेखा चित्रों से समझा जा सकता है, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, या फिर थीमेटिक मानचित्रों से? किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो प्यारे दोस्तों, रूढ़ चिन्हों से, कन्वेंशनल सिंबल्स से। मानचित्र की सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल भाषा है वो रूढ़ चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? रूढ़ चिन्ह। और ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह पूरी दुनिया में एक जैसे ही माने जाने जाते हैं। इन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति बिना भाषा जाने मानचित्र समझ सकता है। मानचित्र की भाषा मतलब है रूढ़ चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पे वह राइट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी द्वारा, हिमनदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा? देखिए, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमनदी द्वारा प्यारे दोस्तों। किसके माध्यम से? ग्लेशियर के माध्यम से। यू शेप्ड बनता है। क्या बनता है? यू शेप्ड बनता है। ठीक है, इसका निर्माण हिमनद यानी कि ग्लेशियर द्वारा होता है। जब हिमनद पहाड़ों में आगे बढ़ता है, यानी कि बर्फ की नदी पहाड़ों में आगे बढ़ती है, तो वो चौड़ी और गहरी घाटी बनाती है। ये घाटी अंग्रेजी अक्षर यू के आकार की होती है। और नदी द्वारा जो है वो वी आकार की घाटी बनती है। अगर वी आकार की पूछ ले तो नदी द्वारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वी आकार की घाटी नदी द्वारा, यू आकार की घाटी हिम नदी द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे कहता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न, इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इसमें सिडनी और मेलबर्न, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर हैं, प्रमुख शहर हैं। ये है तो ऑस्ट्रेलिया के ही, लेकिन ये शहर हैं, राजधानी नहीं है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं और कहीं सिडनी को टिक कर रहे हैं, कहीं मेलबोर्न को टिक कर रहे हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सिडनी, मेलबोर्न उसके शहर हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? हुमायूं, मोहम्मद गजनवी, अकबर, शेरशाह सूरी? किसने की थी भैया? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी सर। किसने की थी? अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अलग अलग धर्मों के जो भी श्रेष्ठ सिद्धांत थे उनको मिलाकर के एक नई धार्मिक विचारधारा बनाना इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिएगा। अच्छा, हम कैसा पढ़ा रहे हैं? क्या आपको बढ़िया लग रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या हमारा एक्सप्लेन ठीक है? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बढ़िया कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे।
ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, हर्षवर्धन या फिर स्कंदगुप्त? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट सोच लीजिए। तो हर्षवर्धन ये आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। आपको बता दें ह्वेनसांग जो है ये चीन का प्रसिद्ध यात्री था और ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ओके, किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहियान था वो भारत आया था। कौन? फाहियान जो था वो भारत आया था। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। इतनी बात क्लियर है। वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा। कहता है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? हुमायूं को, बाबर को, अकबर को या शाहजहां को? किसको कलंदर कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों बाबर को कलंदर कहा जाता है। कई बार बच्चे इसको हुमायूं को टिक कर देते हैं जो कि गलत है, बाबर को। ठीक है, बाबर जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, इनको कलंदर की उपाधि प्राप्त थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, मिंटो, मेयो? कौन था भैया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। सर किसने किया था? 1905 में। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जगदीशपुर के, बैरकपुर के, अवध के, बिठूर के? ये क्वेश्चन आप सबको आता होगा। तो कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर बिहार के जमींदार थे। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। तो ये जगदीशपुर बिहार के जमींदार थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। कितने? 12। ठीक है, इसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 7 शुद्ध स्वर होते हैं, जिसमें हमारा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी आ जाता है। 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो ये 7 और 5 12 हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसलिए आपको संगीत की भी जानकारी होनी चाहिए। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तराना के साथ, धमार के साथ, ध्रुपद या ख्याल के साथ में? देखिए 4 ताल मुख्य रूप से जो है ये ध्रुपद गायकी में आता है। किसमें? ध्रुपद गायकी में प्रयोग होती है। 4 ताल का प्रयोग जो है वो ध्रुपद गायकी में प्रयोग होती है। ऑप्शन सी और ध्रुपद राइट हो जाएगा। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, रामदास शर्मा, अहमद जान थिरकवा? कौन तबला वादक नहीं है भैया बताइए? तो आपको बता दें कि रामदास शर्मा जो है ये तबला वादक नहीं है। बाकी जाकिर हुसैन को तो आप सब जानते होंगे, पंडित किशन महाराज, अहमद जान थिरकवा ये सब तबला वादक थे। रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? बताइएगा। ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। मुंबई में हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे, कोलकाता या फिर चेन्नई में? तो प्रथम अगर नेशनल गेम्स की बात हो रही है, फर्स्ट नेशनल गेम्स की बात हो रही है, तो हम जाएंगे मुंबई के साथ में। ठीक है, किसके साथ में जाएंगे? मुंबई में, मुंबई के साथ में। अच्छा कब हुए थे? 1940 में। ठीक है, फर्स्ट नेशनल गेम्स 1940 में मुंबई में आयोजित हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर पूछ ले फर्स्ट मॉडर्न नेशनल गेम्स, तो हम जाएंगे नई दिल्ली के साथ में, जो कि 1985 में आयोजित हुए थे। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न नेशनल गेम्स पूछेगा तब 1985 नई दिल्ली के साथ में जाएंगे। और फर्स्ट नेशनल गेम्स पूछेगा तो हम 1940 मुंबई के साथ में जाएंगे। ओके, और अगर फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स पूछेगा तो हम लाहौर के साथ में चले जाएंगे, और वो भी 1924 में हुए थे वो। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए के साथ में चले जाएंगे। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न कहता है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? स्वामी विवेकानंद, राधाकृष्णन, प्लेटो, रूसो? किसने कहा ये? तो आप सभी को पता होगा इनके बारे में। ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया था, एक मैसेज दिया था कि ये जो हमारी फिजिकल पावर है,
हमारा जो शरीर है इसकी मजबूती होनी चाहिए, यानी कि शारीरिक शक्ति और साहस भी उतने ही जरूरी है, उतने ही आवश्यक है जितना आध्यात्मिक ज्ञान। उनका कहना था कि पहले शरीर मजबूत बनाओ, तभी गीता का ज्ञान भी सही से समझ पाओगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रक बीज की संतति है, ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर राइट क्या होगा। अब यहाँ पे इंग्लिश इसकी लिखी नहीं है, बता दूं इसकी इंग्लिश है प्रोगेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज, ठीक है, यहाँ पे इसकी इंग्लिश है प्रोगेनी ऑफ न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस सीड इज, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे प्रोगेनी लग गया, इसमें क्या लग गया, वर्ड हमारा प्रोगेनी, इसका मतलब होता है संतान या फिर अगली पीढ़ी, ठीक है। न्यूक्लियस सीड केंद्रक बीज होता है, ठीक है। तो अब ये जैसे कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्रक बीज से अगली पीढ़ी में कौन सा बीज बनता है, तो देखिए वो हमारा बनता है ब्रीडर सीड। क्या बनता है, ब्रीडर सीड। अब जैसे केंद्रक बीज हमारा न्यूक्लियस सीड की बात हो रही है, अब इसके बाद अगली पीढ़ी जो इसकी आएगी वो कहलाएगी ब्रीडर सीड। देखिए एक सीक्वेंस चलता है, आप चाहे तो उसको लिख लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ले। अभी तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। कैसे, केंद्रक बीज इसको कहते हैं न्यूक्लियस सीड। मैं लिख देता हूँ, टाइम थोड़ा लगेगा। देखिए NUCLEUS पहले आएगा न्यूक्लियस सीड, ठीक है। फिर इसके बाद जो आएगा इसकी पीढ़ी चलेगी ऐसे, फिर इसके बाद जो बीज बनेगा वो बनेगा ब्रीडर, क्या कहलाएगा, ब्रीडर सीड कहलाएगा, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा प्रजनक बीज कहलाएगा। फिर इसके बाद जो उसकी तीसरी पीढ़ी आएगी वो फाउंडेशन सीड कहलाएगी, फाउंडेशन सीड कहलाएगी। फिर इसके बाद चौथी जो आएगी वो सर्टिफाइड सीड कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से केंद्रक बीज की संतति ब्रीडर सीड कहलाती है सॉरी ब्रीडर सीड कहलाएगी। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट सिचुएटेड एट, कहाँ स्थित है ये बताइए। ये हमारा मैं बता दूं लखनऊ में स्थित है प्यारे दोस्तों, कहाँ, लखनऊ में, ठीक है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, जिसको हम CIMAP के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ आपको याद है जो नई दिल्ली में स्थित हो, बढ़िया फेमस, जब से क्वेश्चन में पूछा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अच्छा, हैदराबाद का कुछ याद है, हैदराबाद के लिए याद कर लो NGRI, मतलब और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो फिलहाल प्रश्न के अकॉर्डिंग तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में बात की तो। अच्छा, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला फल जो है वह माल्टा है। मार्मलेड मेनली जो है वो साइट्रस फ्रूट्स से बनाया जाता है। जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे आपका संतरा हो गया, माल्टा हो गया, नींबू हो गया, जिनमें विटामिन सी भरपूर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, उनसे मार्मलेड बनता है। तो माल्टा इसी तरीके का एक ऑरेंज कैटेगरी का ही फ्रूट है, तो इसी से मार्मलेड बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भैया, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मैंने अभी ऊपर इसलिए मैंने बता दिया एक्स्ट्रा कि आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसीलिए बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका कहाँ है, कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, विच प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन जेली मेकिंग। पेक्टिन का, शर्करा का, सल्फाइड का या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जेली बनाने में परिरक्षक के तौर पर शुगर का यूज होता है। इसका शुगर, जेली बनाने में शुगर यानी कि शक्कर ही मेन प्रिजर्वेटिव का काम करती है।
जेली में लगभग 65% या उससे भी ज़्यादा शुगर होती है, जिससे होता क्या है कि जेली सुरक्षित रहती है। ठीक है। अच्छा ये देखिए पेक्टिन जो है ना, ये जेली को जमाने के लिए, जेली को जमाने के काम आता है, परिरक्षक नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, ये भारत में 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था सर? 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ था। अच्छा ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनका होल डेवलपमेंट हो सके, सामाजिक आर्थिक हर तरह से इनका डेवलपमेंट हो सके। इनका जो एग्रीकल्चर एरिया है, जो खेती किसानी है, कृषि उत्पादन बढ़ जाए, है ना, और जो विलेज लाइफ है, जो ग्रामीण जीवन है, इसका लेवल ऊपर उठ जाए, यही इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न लीजिए क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। किस मामले में? सज्जन सिंह के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, या फिर केशवानंद भारती के मामले में? मोस्टली स्टूडेंट्स को याद होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। केशवानंद भारती के मामले में दिया था। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, आपको मैं बता दूं, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी मूल संरचना सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाता है। और हम आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 213? तो वो हमारा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रिजर्व रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो भैया आपको अनुच्छेद वगैरह भी पता होने चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनके सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य मिलकर के करते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेश का सदस्य नहीं है? बताइए, दक्षेश का सदस्य कौन नहीं है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर जापान? तो जापान जो है यह दक्षेश का सदस्य नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए सार्क का मतलब क्या है यहाँ पे? सार्क दक्षेश जो है, सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षेश जो है इसकी स्थापना, तो दक्षेश की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और अगर पूछ ले वर्तमान में दक्षेश में कितने सदस्य देश हैं, तो 8 सदस्य इसके देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ओके, तो यहाँ पे 8 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन जापान नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ओके, अच्छा इसकी ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। ओके, अच्छा अगर पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल, काठमांडू। ध्यान रखिएगा, काठमांडू नेपाल में स्थित है इसका मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न, सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, केसर प्राप्त किया जाता है पत्ती से, कली से, फ्लावर्स स्टिग्मा से या फिर बाह्य दल पुंज से? आपको बता दूं कि केसर जो है
वह आपका फ्लावर स्टिग्मा से यानी पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो भैया मानव शरीर में आमतौर पर जो है कि 12 जोड़ी यानी कि कुल 24 पसलियाँ होती है। ठीक है, पसलियाँ मतलब रिब्स जिनको कहते हैं। ओके, जो हमारे जो चेस्ट के दोनों तरफ 12 दाईं तरफ 12 बाईं तरफ दोनों की 24 होगी, तो ये 24 होती है। चलिए अगला प्रश्न, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? डिप्थीरिया, तपेदिक, मियादी बुखार या फिर काली खांसी? तो अब यहाँ पे टीएबी का जो टीका है वह है मियादी बुखार, जो टाइफाइड है, इस रोग से बचाव करता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? खूब फेमस क्वेश्चन है। 21 जून को मनाया जाता है सर। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? सूती वस्त्र में, ऊनी वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में या फिर नायलॉन वस्त्र में? तो देखिए यहाँ पे रेशमी वस्त्रों में सर। किसमें? सिल्कन क्लॉथ्स में गोंद का कलफ इसलिए लगाया जाता है ताकि उनकी चमक दमक और मजबूती बनी रहे। इससे कपड़ा अच्छा फॉल देता है और कम सिलवट पड़ती है उससे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 25 अगस्त को, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को? कब मनाया जाता है? तो हमारे भारत में खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था सर? तो ये 29 अगस्त 1905 को हुआ था। क्योंकि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती पर इसको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने 52 है। कहता है योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि नारद, महर्षि भरत, महर्षि पतंजलि या फिर महर्षि देवदत्त? कौन है भैया? तो योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। उन्होंने ही योग सूत्र की रचना भी की थी। ऑप्शन सी राइट हो गया। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जो जीन प्रोटीन है इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? सोयाबीन से, धान से, मक्का से या फिर जई से? किससे संबंधित है? जीन प्रोटीन जो है आपका वो मक्का से संबंधित है सर। किससे? मक्का में पाया जाता है जीन प्रोटीन। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? जर्सी, गीर, सिंधी, थारपारकर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए गाय की कौन सी नस्ल है? तो वो हमारी नस्ल है थारपारकर। ठीक है, ये थारपारकर, ये गाय राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 12, 9, 15 या 22? तो देखिए भारत को अगर कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ रहा है तो फिर इसको 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। 15 राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने कहता है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है भैया? तो बताइए, राय कृष्ण दास है, आनंद के कुमार स्वामी है, WG आर्चर है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक जो है वो है आनंद के कुमार स्वामी। कौन है? आनंद के कुमार स्वामी। इन्होंने राजपूत पेंटिंग लिखी है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। लोक कला का संबंध किससे है? चित्रकला से, क्षेत्रीय कला से, आधुनिक कला से या फिर प्रागैतिहासिक कला से? देखिए इसका जो संबंध है वो क्षेत्रीय कला से है, रीजनल आर्ट। लोक कला यानी कि फोक आर्ट का संबंध क्षेत्रीय कला से होता है क्योंकि ये किसी विशेष क्षेत्र की परंपरा और संस्कृति से जुड़ी होती है। जियोमेट्रिकल डिजाइन इज कॉल्ड, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, ज्यामितीय आकारों को, वर्ग में बनी डिजाइन को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें डिजाइन मेड बाय जियोमेट्रिकल फॉर्म्स। ज्यामितीय डिजाइन वो होता है जो ज्यामितीय आकृतियों जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग इनसे बना हो, वो होता है ज्यामितीय डिजाइन। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो गया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा आपसे कि क्लास कैसी रही, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल अभी तो PYQ शुरू किया तो सारे PYQ निपटाएंगे पहले।
एपण का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से या फिर उत्तराखंड से? एपण है क्या? एपण ये उत्तराखंड की, कहाँ की? एपण जो है उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला है जो विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 13, 12, 22 या फिर 9? श्रुतियों की संख्या पूछ रहा है, तो हिंदुस्तानी संगीत में कुल 22, कितनी? कुल 22 श्रुतियाँ मानी गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी पीडीएफ हम आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।